इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 1 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। अगर आपके पास नकली पासपोर्ट, वीजा या आदि कुछ पाया जाता है तो उस केस में आपको 2 से 7 साल की जेल होगी। ऐसे लोग जिन्होंने क्राइम किया है, दे आर क्रिमिनल्स एंड वो अपने देश से भाग करके इंडिया आ गए हैं, तो उन लोगों को इंडिया में यहाँ पर रहने की कोई भी इजाजत नहीं है। जैसे कि कोई ट्रेवल एजेंसी होगी, संस्थान हुई ना, यूनिवर्सिटी होगी, अगर उन्होंने भी प्रॉपर चेकिंग नहीं करी, उनकी डेटा प्रॉपर नहीं दिया गवर्नमेंट को, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फॉरेनर एक्ट के बारे में, इमिग्रेशन एक्ट के बारे में। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है? तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी बीच अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे ही आपका ये 1 सितंबर से लागू हुआ पूरे भारत में, 1 सितंबर 2025 से ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। बट अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी लोग अफगानिस्तान से हैं, ठीक है, बांग्लादेश से हो जाते हैं, भूटान से हो जाते हैं, और वो वहां पर धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है, या फिर उनका धार्मिक तौर पर उत्पीड़न काफी ज्यादा किया गया है काफी सालों से, और वो अब उसको छोड़ करके इंडिया आना चाहते हैं, तो जो आपके 2024 तक यहाँ पर आ चुके हैं, लास्ट ईयर मतलब 2024 में आए थे और वो यहाँ पर रह रहे थे, तो उनको वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उनको डॉक्यूमेंट इस तरीके का नहीं दिखाना पड़ेगा, वो यहाँ पर रुक सकते हैं। यानी कि 2024 तक जो उत्पीड़न का शिकार होकर के यहाँ पर आए थे, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। बाकी सभी के लिए ये नियम लागू होगा, उनको वीजा वगैरह सारी चीजें दिखानी ही पड़ेंगी। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आपका 1 सितंबर से लागू हुआ, इसमें आपकी सजा क्या है? तो भैया अब आपको 10 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा हो सकती है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 1 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं। अच्छा, ये आपके टोटल 4 एक्ट हो जाते हैं जिनको एक साथ कंपाइल करके बनाया गया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो, पहले आपका क्या था? पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, एक था आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन, कैरियर्स और लायबिलिटी एक्ट 2000। इन चारों को मर्ज करके, इनके कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर के, कुछ निरस्त करके, तब आपका एक बनाया गया, क्या? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। क्योंकि इतनी ज्यादा 4 अलग अलग थे, तो उनको बोला गया भाई इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लीजिए, और बाकी अदर कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए गए, क्योंकि अब तो एआई वेरिफिकेशन भी हुआ करेगा, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि पहले तो ये आपका होता नहीं था। तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। आगे आ जाते हैं। अगर आप इसका पालन नहीं करते हो तो आपको सजा क्या मिलेगी, उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास नकली पासपोर्ट, वीजा या आदि कुछ पाया जाता है तो उस केस में आपको 2 से 7 साल की जेल होगी और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। कितना ज्यादा आपने धोखाधड़ी करी है, उसके बेसिस पे आपकी ये सारी चीजें डिसाइड होंगी, ठीक है? अवैध प्रवेश या वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें निर्वासित या फिर ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, राइट? आगे आ जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, विदेशी संबंध और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले विदेशी नागरिकों को प्रवेश या ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने क्राइम किया है, दे आर क्रिमिनल्स एंड वो अपने देश से भाग करके इंडिया आ गए हैं, तो उन लोगों को इंडिया में यहाँ पर रहने की कोई भी इजाजत नहीं है, क्योंकि फिर हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं ना ये। इफ दे आर क्रिमिनल तो दे आर क्रिमिनल इन एनीवेयर, राइट? तो वो हमारे लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ना। पंजीकरण की अनिवार्यता। भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिक जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका पंजीकरण होगा ही होगा। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो भैया कौन सी यूनिवर्सिटी में, कितने दिन के लिए आया है, कहाँ कब तक रहेगा, वीजा लिमिट उसकी क्या हो जाती है, किस कोर्स के लिए आया है, ये सारी डिटेल देनी ही देनी पड़ेगी। घूमने आया है तो किस होटल में रुकेगा, किस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू आया है, और अगर इसमें जैसे कि संस्थान जो गए, जैसे कि कोई ट्रेवल एजेंसी हो गई, संस्थान हुई ना, यूनिवर्सिटी हो गई, अगर उन्होंने भी प्रॉपर चेकिंग नहीं करी, उनकी डेटा प्रॉपर नहीं दिया गवर्नमेंट को, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। विदेशी नागरिकों के ऊपर तो होगी ही होगी। आप अगर देखे जाते हो कि आपने यहाँ पर बहुत ढिलाई बरती है तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर नागरिकों के निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण करवाना होगा। कहाँ पे? पंजीकरण अधिकारी के पास, या फिर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के पास आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। अब अगर कोई विदेशी नागरिक अपना पता, रोजगार और विश्वविद्यालय बदलता भी है तो भी उसे तुरंत जाकर के एफआरआरओ को सूचित करना पड़ेगा कि भैया देखो हमने ये सब चेंज किया है, पता बदला है, हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, हमने अपना बिजनेस चेंज किया है, हमने अपना प्रोफेशन चेंज किया है, हमने अपना कॉलेज चेंज किया है, तो वो सब जाकर के आप बताओगे। संस्थानों की जिम्मेदारी क्या दी गई है कि तुम्हें सारा
डेटा उनसे लेना है और हमारे को पहुंचाना है भैया। क्या कि होटल, गेस्ट हाउस, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अन्य संस्थानों में विदेशी नागरिक कहाँ रह रहे हैं, मेहमान हैं, मरीज हैं, ये सारी जानकारी, पासपोर्ट नंबर, उनका पता, फोटो, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें कोई ढिलाई है तो आपके ऊपर कार्रवाई है। वाहकों की जवाबदेही, जो एयरलाइंस है, शिपिंग कंपनीज हैं, अन्य परिवहन वाहक हैं, उन्हें अपने यात्रियों और चालक दर का पूरा मैनिफेस्ट यानी कि विवरण देना पड़ेगा, और अग्रिम यानी या आगे कब घर जाने वाले हैं, घर से कब आने वाले, जो उनकी जो यात्रा का समय है वो भी बतलाना पड़ेगा हमें। अगर कोई वाहक अवैध प्रवासी को लाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और उससे निर्वासन का खर्च भी निकाला जाएगा भैया, पैसा भी तुम ही दोगे। आगे आते हैं, शरणार्थी प्रावधान क्या है। धार्मिक, नस्लीय और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण शरण मांगने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान है। तो मैंने क्या बताया कि वो लोग इंडिया में रह सकते हैं, उनको कोई वीजा इस तरीके की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में केंद्र सरकार मानवीय आधार पर निर्णय लेगी कि भैया इनको रखना है, नहीं रखना है। तो फाइनली केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, और अमित शाह ने क्या बोला, गृह मंत्री जी ने, कि आप यहाँ पर रह सकते हो ना। निगरानी और प्रवर्तन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की भूमिका। ये कानून ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को व्यापक अधिकार देता है, जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान, निगरानी और निर्वासन शामिल होता है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट, हिरासत केंद्र और डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। यहाँ पर डिजिटल और तकनीकी एकीकरण, विदेशी नागरिकों का डेटा डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा, जिसमें बायोमेट्रिक के तहत जानकारी होगी, यानी कि आई डिटेक्ट करना, थंब लगाना, फिंगरप्रिंट्स, एवरीथिंग इंडियन जो हमारी प्रणाली है उसके तहत यहाँ पर होगा। प्रणाली वीजा उल्लंघन, ओवरस्टे और अवैध जो गतिविधियां हैं उसकी तुरंत पता चल जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण, ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखोगे कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए, असम की सीमा से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से, नेपाल सीमा से क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, ये चीज नेपाल और भूटान के लिए नहीं है। दो मैं बता दूं, ये जो इमिग्रेशन हमारा लॉ आया है ये नेपाल और भूटान के लिए नहीं है। इन दो देशों को इससे बाहर रखा गया है, इनको वीजा की जरूरत नहीं है इंडिया में आने के लिए, राइट। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि उनकी गतियां राष्ट्रीय हितों के खिलाफ तो नहीं है, गतिविधि उनकी आतंकी गतिविधियां नहीं है, जासूसी तो नहीं कर रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य तो नहीं संचालित कर रहा है, उनकी उपस्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है, और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने देखा होगा कि कितने सारे जासूस भारत के पकड़े गए, इसमें सेना के भी लोग शामिल थे। सोचो आप, पुराने कानूनों का निरसन किया गया है और आधुनिकीकरण। तो मैंने बोला है कि जैसे कि बायोमेट्रिक, डेटा ट्रैकिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब में अब नए तरीके से इसको चालू कर दिया गया है। प्रभाव और महत्व, अवैध आव्रजन पर हम इस पे नियंत्रण कर पाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ पाएगी, आर्थिक और सामाजिक लाभ हमें मिलेंगे, जैसे कि पर्यटन, शिक्षा, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो भारत अन्य देशों के साथ मिलकर के इस पे काम भी कर रहा है। विशेष परिदृश्य, तो पर्यटन और छात्र, पर्यटकों और छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ओवरस्टे या नियमों का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई तो होगी भाई। देखो, शरणार्थी और अवैध प्रवासी की बात करते हैं तो शरणार्थियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है, लेकिन अवैध प्रवासियों के खिलाफ कठोर नीति लागू की जाएगी। कारोबारी और निवेशक, वैध कारोबारी वीजा धारकों के लिए प्रक्रिया को और सुगम बनाया गया है ताकि भारत में निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। प्रशासनिक ढांचा, केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका, केंद्र सरकार नीति निर्धारण और परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर निगरानी और सहायता प्राप्त करेंगी। सो एफआरआरओ और इमिग्रेशन अधिकारी यानी कि क्षेत्रीय जो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय हैं और जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं वो इस कानून के क्रियान्वयन के मुख्य निकाय होंगे, और वो इसको सही से फॉलो अप करवाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। चुनौतियां, तो चुनौतियां कहा जा रहा है कि कई बार यहाँ पर आलोचक कह रहे हैं कि दंड बहुत ज्यादा सख्त यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारी जो अमानवीय व्यवहार है शरणार्थियों के साथ हो सकता है। डिजिटल पंजीकरण और बायोमेट्रिक की अनिवार्यता, ग्रामीण क्षेत्र में जो विदेशी आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो वो वहां पे कैसे काम करेंगे, संस्थान और अतिरिक्त जो वाहक हैं वो कैसे वर्क करेंगे। आगे की राय है कि सरकार इस कानून के थ्रू अपने देश को सुरक्षित कर पाएगी और बेहतर जो निर्वासन पॉलिसी है उसको लागू कर पाएगी। तो इस पर आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।